हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो आज हम एडुटेरिया के द्वारा जारी जो बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट है वो नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। तो जो लोग बिहार एसआई की तैयारी में लगे हुए हैं 2023 के लिए, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। राइट दोस्तों, इसके अलावा देखे जाए तो यहाँ के लोग गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, चावल आदि की भी खेती किया करते थे। दूसरा सवाल ये है कि जैन धर्म के 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न में शामिल है, कौन कौन से हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न में आते हैं सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। राइट आंसर बी हो जाएगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। राइट आंसर सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि चोलों के अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है कि पल्ली छांदम कहा जाता था इसको। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेलान वगाई कहते थे। याद रखिएगा कि जैन सभाओं को दान दी जाने वाली भूमि को पल्ली छांदम कहते थे या पल्ली छंद कहते थे, और जो गैर ब्राह्मणों को दी जाती थी भूमि उसको वेलन वगाई कहते थे। और स्कूल विद्यालय की व्यवस्था के लिए दान की गई भूमि को हम साला भोग कहते थे। याद रखेंगे, उसको हम साला भोग कहते थे। साला भोग किसको कहते थे? तो हम कहते थे स्कूल और विद्यालयों की व्यवस्था के लिए जो दिया जाता था। वेलन बगाई गैर ब्राह्मणों को दिया जाता था, और ब्रह्मदेय भूमि क्या हो जाता था? तो ब्राह्मणों को दिया जाता था ये भूमि। राइट, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पल्ली छांदम। तो ये आप चारों को याद रखेंगे। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दिया जाता था, साल भोग विद्यालय स्कूल के लिए, वेलन बगाई गैर ब्राह्मणों के लिए, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के लिए। चलिए अब हम साथ साथ दोनों तरफ के क्वेश्चन करते चलते हैं कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। किस व्यक्ति ने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो ये कहा था 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर ये बोलते हुए संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी सत्य शोधक समाज की स्थापना? दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में। राइट आंसर सी। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। सही आंसर बी हो जाएगा। और ये 1408 ईस्वी में किया गया था, आप ये भी याद रखेंगे। 1408 ईस्वी में किया गया था। और अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है कन्नौज के राजा विजय चंद्र के द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़ करके किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अलाउद्दीन के समय भू राजस्व के दर उपज का कितना भाग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2 भाग था। आप याद रखेंगे अलाउद्दीन के समय भू राजस्व कितना था? तो उपज का आधा था। अलाउद्दीन जो है खम्स, याद होगा आपको कि खम्स क्या होता था? लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 से बढ़ा करके 3/4 कर दिया था। याद रखेंगे, तो ये खम्स था। तो पहले लूट का हिस्सा इससे पहले 1/4 लिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन ने बढ़ा करके 3/4 कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विशाखा दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। सही आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। तो लिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो शेरशाह सूरी के समय। राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। और उस समय इसका जो वजन होता था दोस्तों 178 ग्रेन था। हम लोग उस वक्त ग्रेन में मेजर करते थे। 178 ग्रेन के बराबर हुआ करता था 1 रुपये। और यह रुपया चांदी का होता था, ये भी याद रखने वाली बात है। सिल्वर का हुआ करता था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व शुरू हुआ था? तो औरंगजेब के समय। सही आंसर डी हो जाएगा। तो 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई। आगे चलकर 1680 से 1707 तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्र संघर्ष चलता रहा था। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो सबको पता होगा कि लॉर्ड रिपन को कहते हैं। ये बहुत ही कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका सवाल है ये। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इनके समय में भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। तो किसकी किसकी समानता का वचन देता है? चलिए बताइए सब लोग, आंसर कमेंट करके बताइए। प्रतिष्ठा और अवसर का। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को, याद रखेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करता है।
तो ये आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो आई थिंक ये तो सबको पता होगा कि स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर ये आया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इन्हीं के संस्तुति पर यानी कि रिकमेंडेशन पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 के क अनुच्छेद 51 क के तहत नागरिकों के 10 मूल अधिकारों को जोड़ा गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना को जोड़ा गया था। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास होती है। याद रखेंगे, घोषणा करने की जब बात आएगी तो वो राष्ट्रपति के पास होगा। और ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये 244 का ए कहता है। आप ये भी याद रखने चलेंगे, 244 का ए कहता था। 5वें अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है। और 244 के 2 में आदिवासी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इनके प्रशासन का प्रावधान 6ठी अनुसूची में वर्णित है। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है दोस्तों? तो वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के मतदाता सूची में दर्ज हैं। तो 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये अनुच्छेद 243 के ख में है, ये भी याद रखते चलेंगे आप। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों? तो आई थिंक हम तो समझते हैं कि सबको पता होगा। तो 1856 में हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में भी अवध का विलय 1856 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का, याद रखेंगे, आउटरम ये एक रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। याद रखेंगे, वाजिद अली शाह थे उस वक्त। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी, ये आप याद रखेंगे। 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। याद रखेंगे, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को ये घोषणा की गई थी स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की। लेकिन बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तो 20 जुलाई 1905 को। और फाइनली कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। और साथ ही साथ कुछ लोग इस दिन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? तो चलिए आप लोग अपने अपने कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 2003 के द्वारा ऐसा किया गया है ना। केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 15% करने की व्यवस्था की गई है। तो इसी संविधान संशोधन में छोटे राज्यों को कम से कम 12 मंत्रियों को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? तो नीति आयोग आपको पता होगा कि संवैधानिक संस्थान नहीं है ये। इसकी स्थापना जो है ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ये बीपीएससी भी पूछ चुके हैं दोस्तों। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार जो है वो 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाल लिया था। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। और वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू को उपसभापति बनाया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 241। तो अनुच्छेद 231 में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय। याद रखेंगे, 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। 214 में क्या है? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। और 239 की अगर हम बात करें तो 239 में संघ राज्यों का प्रशासन है ये। और 241 की अगर हम बात करें तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट।
सभी लोग, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूल अधिकारों का प्रवर्तन, राइट आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 26 के तहत उच्चतम अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को ये प्रावधान दिया गया है। स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया नहीं है, बाकी थाईलैंड, म्यांमार और लाहौस आते हैं, इसके पार्ट हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंबोडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए सभी लोग। तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस की अगर बात करें तो 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। और वहीं अगर हम बात करें 24 जनवरी को तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए कि 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। बहुत ही फेमस ये डे है और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। लोशुंग त्योहार कहाँ पर लोकप्रिय है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो रेणुका, नाको झील ये प्रमुख रूप से है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो 29 का जो सही राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन दोनों पढ़ लीजिए आप। परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का आजीवीय घटक, या फिर पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो ये होना चाहिए 33.33%, नॉट 31, याद रखेंगे। यूएनओ के द्वारा निर्धारित किया गया है 33.33%। और जो आपका भारतीय वन अधिनियम आया है उसमें भी ये बात लिखी गई है कि 33.33% होना चाहिए। तो जो राष्ट्रीय वन नीति है तो उसके अनुसार ये कम से कम 1/3 स्थान पर होना चाहिए। अगला है कि एलिफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। क्यों क्यों रहते हैं दोस्तों? तो यांत्रिक मदद हेतु। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि इसका आपका दिया गया है कि कौन सा कब बना था। तो सिमलीपाल 1994 में बना था। कंचनजंगा 2000, ये 2002 नहीं बल्कि 2000 में बना था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये 2000 में। नॉकरेक बना नहीं था एक्चुअली, ये आप क्या कह सकते हैं इसको, कब रिकॉग्नाइज किया गया था आप ये कह सकते हैं। नॉकरेक 1988 में बना था और पन्ना 2011 में बना था। मतलब राष्ट्रीय उद्यान है ये सब। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2020 में घोषित किया गया था। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए सभी लोग। तो केरल हाई कोर्ट है। राइट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य स्वच्छता कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्यों के लिए ये स्वास्थ्य ऐप जारी किया था। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो किस राज्य के द्वारा स्वास्थ्य ऐप जारी किया गया था? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश में किया गया है? तो 35 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी, अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन बना? तो ये टोंगा बना। राइट आंसर आपका 20 हो जाएगा। और ये इसकी राजधानी निकू अलोपा है, याद रखेंगे। टोंगा की राजधानी कहाँ है? तो निकू अलोपा है। और ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताते चलिए कि किनका कितना स्कोर बन रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो 37 का राइट आंसर डी हो जाएगा, एस जयशंकर ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में इसका आयोजन किया गया था। आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कब किया गया था?
तो 2023 में फिजी में किया गया था। भारत की तरफ से एस जयशंकर ने भाग लिया था। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? चलिए फटाफट आंसर करिए। तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर फॉर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो 39 के अनुसार राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, अमेरिका। चलिए दोस्तों सभी लोग कमेंट करके बताते चलिए कि किसका कितना स्कोर बन रहा है फटाफट। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो दोस्तों ये 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है और कुल विश्व का 25% ये उत्पादन करता है, याद रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो ये कुश्ती से संबंध रखती हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अंशु मलिक का नाम तो आपने सुना ही होगा। 43 क्वेश्चन नंबर, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार से एल्बम ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हैरी हाउस। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सलमान रश्दी। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? चलिए बताइए फटाफट सब लोग कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोज द केयर गैप। स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है, तो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है, महाराष्ट्र के लातूर में किया गया है लगभग। ये बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा है, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है, लगभग 70 फुट का है ये। चलिए जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, गणेश लाल। राज्यपाल, तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जो नए राज्यपाल बने हैं वो रमेश बैस बने हैं, से अन्य सभी विकल्प सही हैं। बिहार के राज्यपाल जो है वो राजेंद्र बी आर्लेकर बने हैं, आपको पता होना चाहिए। हाल ही में तुलसी बलराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? किस क्षेत्र से था, नॉट खेल से, किस क्षेत्र से? चलिए बताइए। तुलसी दास बलराम, 49 का राइट आंसर हो जाएगा खेल से, इनका संबंध खेल से था। तो ये भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे और 1962 में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, यानी कि इंडियन कंपटीशन कमीशन? तो ये बनाए गए हैं संगीता वर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बता दें कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2003 में हुई थी और इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 मेंबर्स होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया था, जिसमें लगभग 15 से अधिक देश शामिल हुए थे और ये 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ था। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 200वां जयंती मनाई गई है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? चलिए कमेंट करके बताइए सब लोग। तो रामचंद्र पोडाल बन गए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इनके प्रतिद्वंदी थे सुभाष चंद्र निम्बवांग। ये विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। 55 क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में किस राज्य में यासोसांग उत्सव मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। यह उत्सव होली के दिनों में 5 दिनों तक चलती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से इसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अप्पा साहेब धर्माधिकारी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेखा यादव। चलिए सब लोग फटाफट कमेंट करते रहिए कि किनका कितना स्कोर बन रहा है। रबी फसल की बुआई की जाती है, कब की जाती है दोस्तों? तो ये अक्टूबर नवंबर में किया जाता है,
ये तो हम समझते हैं कि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको ये पता ना हो। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये भी सबको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में है। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? चलिए ये आपका थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, फटाफट चलिए बताइए सब लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और वो भी कितना लगता है तो मैं बता दूं, 520 किलोमीटर लगता है। और बता दें कि पूर्वोत्तर के 4 राज्य जो हैं ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए कि वो कौन कौन से 4 राज्य हैं। चलिए फटाफट। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो किससे होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए, ये बहुत ही फेमस सवाल है दोस्तों और बहुत बार पूछा गया है। तो ये सेंटोस को कहा जाता है। आपको पता होगा कि कॉफ़ी उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है और सेंटोस जो ब्राज़ील का एक कॉफ़ी बंदरगाह है, यहाँ से कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी ये किस हिमालय का पार्ट है? चलिए फटाफट सब तो बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुमाऊं हिमालय का। चलिए, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो ये जो आपका समूह है ये किससे बना हुआ है? तो ये प्रवाल द्वारा निर्मित है। आपको लक्षद्वीप से जुड़ा एक विषय तथ्य बता देता हूँ कि इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। तो दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? चलिए फटाफट बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी का। ठीक है, दूध गंगा चिनाब नदी की सहायक नदी है, जम्मू और कश्मीर में प्रवाहित होती है, जबकि किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। याद रखेंगे, दूध गंगा चिनाब की, किशन गंगा झेलम की, तथा राम गंगा गंगा की सहायक नदी है। तो 3 गंगा हैं। याद रखेंगे, दूध गंगा चिनाब, किशन गंगा झेलम और राम गंगा गंगा की सहायक नदी है। भार का ऐसा एक मात्रक क्या होता है? चलिए, भार एक प्रकार का फोर्स होता है दोस्तों। तो फोर्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन हो जाएगा इसका भी। राइट आंसर आपका ऐसा ही पूछ रहा है, अगर सीजीएस पूछता तो डाइन हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में इस्तेमाल किया जाता है? तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए अब साइंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, फटाफट सब लोग आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 68, तो इसका राइट आंसर होगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। तो यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए बताइए। तो ये कम हो जाएगा दोस्तों। ऐसा बहुत ही आसान सवाल है, आप कर सकते हैं। उत्प्रेक्ष बल और भार कार्य करते हैं, किस तरफ कार्य करते हैं? तो ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? चलिए बताइए, तरंग की कौन सी विशेषता नहीं होती है? देखिए, आयाम होता है, तरंग दैर्घ्य भी होता है, आवृत्ति भी होता है, माध्यम नहीं होता। 71 का राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? चलिए, तो सबको पता होगा कि दूध से दही का बनना रहे एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही से आप दूध नहीं बना सकते आप। लिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाल्टन ने। लिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? 74। चलिए फटाफट, राइट आंसर हो जाएगा आपका गैलियम। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 6। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में कौन से किसी धातु का नहीं हो सकता है ना ये, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। धातु का हमेशा देने वाला होता है, जैसे एक एक, और ये 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो परमाणु क्रमांक। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 77 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। तो किसी लवण का पीएच मान 0 हो तो वह लवण कैसा होता है? चलिए बताइए। तो वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस होगा। यदि किसी पीएच लवण का मान 0 से 3.5 का बीच होता है तो वह प्रबल अम्ल होता है और दुर्लभ क्षार होता है। और यदि किसी लवण का मान 10.5 से अधिक होता है तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होता है। तो 0 होगा तो क्या होगा? सशक्त एसिड और कमजोर बेस। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो
क्षार जल में OH आयन निर्मित होते हैं। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? तो हीलियम। धातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, खाद में। तो अधातुओं का व्यापक, अधातुओं था नॉट धातु था, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें बहुत ज्यादा होता है। NPK आपने सुना होगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? 82 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हिमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रक्त। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सिंपल ये सब क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हमारे शरीर में वसा संचयन उत्तक कौन सा है? तो ये एडिपोज टिश्यू हो जाएगा। एडिपोज उत्तक होता है, इसी में वसा का संचयन होता है। आगे बढ़ते हैं, तो अस्थायी उत्तकों के निर्माण में एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये विभेदन कहा जाता है। तो अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 87, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो ये कार्बन होता है। जबकि पत्तियों में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। लिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिक के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन ग्रेगर मेंडल। मेंडल नॉट मंडल, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इन्होंने क्या दिया था? इन्हें आधुनिक अनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। चलिए बताइए कि जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? चलिए बताइए सब लोग फटाफट। तो ये एनेलिडा का पार्ट होता है। ये उभयलिंगी होते हैं या बाह्य परजीवी है तथा शरीर लंबा, चपटा और खंडों में विभक्त होता है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो ये मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं तथा एक्रोडोंट जो कि समान आकार के होते हैं, जबकि स्तनधारियों में दांत जो है वो थीकोडोंट, हेट्रोडोंट या फिर ज़्यादातर डायफिडोंट होते हैं। तो मछलियों में दो तरीके के दांत होते हैं, होमोडोंट और एक्रोडोंट। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो 91 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तपेदिक। 1949 में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? 93 का राइट आंसर बी हो जाएगा, PC महाल नोबिश। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? नारम। चलिए बताइए फटाफट। तो ये हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ से सीसेट वाले सवाल है, मतलब मैथ के क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सिंपल सिंपल होते हैं। तो मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए और आंसर मिला लीजिए। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा, 2:3 है इसका राइट आंसर। 97 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा, मैं आंसर बता देता हूँ सभी लोग, इसमें सभी लोग कमेंट करके बताएंगे किनका कितना स्कोर बना। 97 का राइट आंसर आपका 15 मिनट हो जाएगा। 98 का राइट आंसर आपका डी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर किन्हीं को चाहिए, लगता हो कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। 99 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 18,400 रुपये। और क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो 1,800 रुपये है। राइट आंसर सी है। तो दोस्तों ये रहा हमारा एडुटेरिया का बिहार एसआई यानी दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और दोस्तों आप ईमानदारी से इस टेस्ट को दीजिए, राइट, और अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना ना भूलें। बाकी वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।